बुल एंड बियर्स इनका क्या रोल है मार्केट में? बुल्स वो होते हैं जो चाहते हैं मार्केट में तेजी आए। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड्स करते हैं ये बुल्स, जो FIIs एंड DIIs होते हैं। एंड बियर्स वो होते हैं जो मार्केट में मंदी चाहते हैं। आईपीओ कैसे लॉन्च होता है, इसकी टेक्निकलिटीज क्या हैं? जितनी उन्हें फंड की रिक्वायरमेंट चाहिए इन्वेस्टर से नहीं उठा सकती है। फिर एक ऑप्शन आपके पास रहता है कि आप आईपीओ की तरफ जाओ। आईपीओ है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ में कंपनी फर्स्ट टाइम ऑफर कर रहे होते हैं अपने शेयर्स को फॉर जनरल पब्लिक। ग्रीन एंड रेड कैंडल्स कलर को सिग्निफाई नहीं करता। 5 मिनट में किसी भी शेयर में कोई कैंडल बनने लग रही है तो वो रिप्रेजेंट कर रही है कि उस 5 मिनट के अंदर उस शेयर के अंदर मूवमेंट क्या हुई है। वो शेयर जहाँ पे खुला था वो ऊपर गया है या फिर वो नीचे गिर गया है। अगर शेयर खुल के ऊपर की तरफ जाके उसने अगर क्लोजिंग दी है तो वो हम बोलेंगे कि बुलिश कैंडल है। सर एसआईपी कितने टाइप्स की होती है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, रेगुलर SIP, फ्लेक्सी, परपेचुअल SIP, स्टेप अप SIP। ब्लैक रॉक कंपनी, क्या इसका कुछ होल्ड है शेयर मार्केट पे? ब्लैक रॉक का होल्ड पूरे वर्ल्ड पर है। सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट फर्म है ये। इनके पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के एसेट्स हैं। काफ़ी कंपनीज अगर आप जैसे देखोगे वहाँ पर इनका कुछ ना कुछ शेयर हमेशा रहेगा। आप ये भी कह सकते हो कि ब्लैक रॉक वर्ल्ड इकोनॉमी को कंट्रोल करता है। वेलकम टू द वी टॉक्स। आज हमारे स्टूडियो में आए हैं मिस्टर नवनीत एंड मिस्टर उमेश, एक तरह से शेयर मार्केट एक्सपर्ट। तो आज हम इनसे लेते हैं कुछ खास टिप्स शेयर मार्केट के बारे में। वेलकम सर, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में सर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसरिंग राउंड। हेलो, मेरा नाम नवनीत है। मैं शेयर मार्केट की फील्ड में ओवर 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है मेरे पास। ओके जी, और इसमें मैं लोगों के पहले पोर्टफोलियो मैनेज भी करता था, बट मोस्टली अब इस टाइम पे अपना ही फंड मैनेज कर रहा हूँ और कुछ कोचिंग भी प्रोवाइड कर रहा हूँ इस टाइम। ओके, थैंक यू। हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम उमेश है एंड मैं पिछले 10 साल से FNO डेरिवेटिव्स में काम कर रहा हूँ। एंड इसकी पहले पूरी नॉलेज ली मैंने, उसके बाद ही काम शुरू किया था। सर शेयर मार्केट क्या चीज़ है और इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? शेयर मार्केट जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि एक मार्केट है जहाँ पे शेयर्स की ट्रेडिंग होती है। आप जो भी हमारी कंट्री में जैसे कि लिस्टेड कंपनीज है जिसमें कुछ लोग हैं जो कि इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को राइड करना चाहते हैं, तो वो शेयर मार्केट में अपना पैसा डाल सकते हैं और अपने उसके अंदर आप जैसे भी ग्रोथ स्टोरी को राइड कर सकते हैं। मेजरली 2 एक्सचेंजेस हैं हमारे यहाँ पे, NSE एंड BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सर ये NSE और BSE जो आपने बताया, इन दोनों के मार्केट में शेयर में रेट का फ़र्क क्यों होता है? यार ये थोड़ा बहुत तो है ना हमेशा, क्योंकि साइड बाय साइड ट्रेडिंग चल रही होती है तो थोड़ा बहुत रेट में डिफ़र होना तो मतलब की पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है। और इसी थोड़ी बहुत जो ये 10-20 पैसे की जो डिफरेंस होता है, इसी के चक्कर में कई लोग आर्बिट्राजर फर्म्स चला रहे हैं। उसमें बड़े बड़े सेटअप्स लगाए हुए हैं लोगों ने कि जो सिर्फ ये थोड़े थोड़े मतलब कि हल्के से डिफरेंस पे ट्रेडिंग करते हैं जो सिर्फ। तो इस वजह से कई बार अगर थोड़ा बहुत अगर आपको ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा है किसी भी शेयर वैल्यू में NSE एंड BSE में, तो वो थोड़े टाइम बाद अपने आप इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एक तरीके से वो एक ही प्रोडक्ट है जो दोनों जगह ट्रेड हो रहा है और एक प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो सकता। तो इस वजह से आप 2 जगहें हैं तो वहाँ पे अलग अलग ट्रेडिंग चल रही है, तो इस वजह से कई बार हो जाता है। अब कोई एक नया आदमी शेयर मार्केट में आना चाहता है तो उसके लिए क्या एडवाइस है, उसको कैसे इन्वेस्ट करते हैं, क्या तरीका होता है इन्वेस्टमेंट का? कोई भी नया आदमी अगर शेयर मार्केट में आके इन्वेस्ट करना चाहता है तो सबसे पहले उसे थोड़ा बहुत बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप आ रहे हो, आप अपना हार्ड एंड मनी है जो आपका, आप किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ और कहाँ इन्वेस्ट ना करूँ। क्योंकि शेयर मार्केट में काफ़ी ऐसी जगहें हैं जैसे कि पेनी स्टॉक्स हो गई। एक हम लोग काफ़ी सुनते हैं, लोग पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जो कि उनका लॉस हो जाता है कई बार, जहाँ पे काफ़ी एक पंप एंड डंप स्कीम सुना होगा लोगों ने। तो ये सब चीज़ें काफ़ी प्रिवलेंट है मार्केट के अंदर, जो काफ़ी मतलब लोग कर रहे हैं और फंस भी जाते हैं। तो इसलिए आपके पास एक बेसिक नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो। सर इसका टेक्निकल क्या होगा, मतलब कहाँ जाएं, किसी बैंक में, किसी ट्रेडर के पास अकाउंट्स खुलाएं, ये सब कैसे होगा? अगर आपको इन्वेस्ट करना है शेयर मार्केट के अंदर तो सबसे पहले आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है। डीमैट अकाउंट आजकल काफ़ी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, जो आजकल तो बल्कि मोबाइल एप्लीकेशंस भी हैं। पहले क्या होता था कि जो पर्टिकुलर बैंक्स हैं वही प्रोवाइड कर रहे थे सर्विसेज
कि आप अपने शेयर्स को डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में ले सकते हो। बट अब तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें ज़ीरोधा हो गया या एंजल हो गया, तो ऐसे काफ़ी हैं। तो आपको सबसे पहले इन पे अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना होता है, आपको अपना एक प्राइमरी अकाउंट उससे लिंक करना होता है, देन वहाँ से आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो एंड आप जिस भी शेयर में आपको लेना हो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सर ये डिलीवरी और अपना जो इंट्राडे होता है इनमें क्या डिफरेंस होता है? इंट्राडे हम कर रहे हैं, इनमें ये फ़र्क है कि इंट्राडे हम करते हैं फॉर अगर आपको जैसे डेली की डेली कुछ कमाने का आप इस पर्पस से आप कर रहे हो तो वो आप इंट्राडे में हो। लेकिन अगर आप एक लॉन्गर पर्पस के मतलब लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए रखना चाहते हो किसी भी शेयर को, आपको उसके मतलब कि फाइनेंशियल पसंद है, आपको उनके फंडामेंटल्स पसंद है, तो आप उसमें लॉन्ग टर्म के लिए आप उसकी डिलीवरी ले सकते हैं एंड उसमें आप वेट कर सकते हैं। इनमें कुछ कमीशन भी देना होता है? ब्रोकरेज बोलते हैं इसको। ब्रोकरेज आपका प्लेटफॉर्म लेता है। दोनों में कुछ डिफरेंस है कि इंट्राडे और जो डिलीवरी आपने बताई उसके अंदर कुछ कमीशन का डिफरेंस होता है? ये आपका ब्रोकर ही आपको बताएगा। हर ब्रोकर के अलग अलग ब्रोकरेज चार्ज होते हैं। पर डिलीवरी के ज़्यादा चार्जेस होते हैं, इंट्राडे के थोड़े कम होते हैं। इंट्राडे में अगर आप ट्रेड भी कर रहे हो तो भी आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट कम होती है। जैसे कि आप डिलीवरी ले रहे हो किसी भी शेयर की, तो आपको जैसे मान लीजिए 1,000 का शेयर है और आपको 100 शेयर उठाने हैं इसके, तो आप डिलीवरी ले रहे हो तो आपको पूरी अमाउंट देनी पड़ेगी 1,00,000 रुपये। बट अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो आपके पास जैसे कि अगर आप जिस भी टर्मिनल पे या जिस भी प्लेटफॉर्म का आप इस्तेमाल कर रहे हो तो वहाँ पर इंट्राडे में एक ऑप्शन रहता है कि अगर आप इंट्राडे क्लिक करोगे तो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स आपको उसके फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट देनी पड़ेगी, ना कि फुल अमाउंट ऑफ 1,00,000 रुपये। इसको मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटीज़ बोलते हैं। आजकल ब्रोकर्स प्रोवाइड कर रहे हैं ओनली ऑन इंट्राडे ट्रेडिंग। अच्छा, एक क्वेश्चन बड़ा ज़रूरी है जो आपने बताया कि नए लोग जब इस मार्केट में आते हैं तो हमने 3-4 चीज़ें देखी। जैसे पुराने ज़माने में पहले लोग न्यूज़पेपर में रेट देखा करते थे, उसके बाद वो टीवी न्यूज़ चैनल के नीचे रेट आने लग गए। अब ऐप्स हैंड टू हैंड आपके साथ में फ़ोन में काम करती है। जो न्यू लोग आते हैं जिनको नॉलेज नहीं है बट बेचारे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए क्या टिप्स हो सकते हैं आपके लिए? किसी को कुछ नहीं पता बट उसके पास कैपिटल है तो उसके लिए म्यूचुअल फंड्स है, उसके लिए निफ्टी बीज है। बट कोई अपना डीमैट अकाउंट के थ्रू स्टॉक्स लेना चाहता है तो उसको फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए ताकि वो डिप्स पे बाय कर सके एंड टॉप पे सेल कर सके। ये टेक्निकल एनालिसिस बताता है। एक चीज़ और भी मार्केट में देखने में मिलती है कि काफ़ी सारे लोग ये इंस्टाग्राम वगैरह पे रील्स बनाते हैं और सजेशंस देते हैं कि मैं कह रहा हूँ 6 महीने में ये हो जाएगा, 1000 ये साल भर में हो जाएगा, आप करोड़पति बन जाओगे। और वो बड़े सस्ते शेयर्स होते हैं। और ऐसा भी देखा गया कि कुछ कभी कभी लोग पैसा लगाते हैं और कमा भी लेते हैं और कभी डूब भी जाते हैं, जिन्हें पेनी स्टॉक्स कहा जाता है। ये पेनी स्टॉक बाकी स्टॉक से कैसे अलग है? पेनी स्टॉक्स ये मतलब काफ़ी कम प्राइस के शेयर्स होते हैं, जैसे कि 10 से 15 रुपये पर शेयर बिलो के 20 हिसाब से। रुपीज़। ये स्मॉल या फिर माइक्रो कैप कंपनीज जो होते हैं जिनका मतलब कि टर्नओवर आप देख सकते हो मतलब कि 500 करोड़ से कम की हैं, तो उनके होते हैं मोस्टली। ये काफ़ी रिस्की होते हैं, मतलब कि जैसे कि हम देखते हैं मतलब काफ़ी सोशल मीडिया हैंडल्स पे काफ़ी रील्स बनते हैं कि अब ये फटने वाला है या यहाँ से करोड़पति बन जाओगे आप, 10 रुपये से 1,00,000 रुपये तक पता नहीं क्या चला जाएगा शेयर। तो ये सब एक सेबी की इस पे मतलब कि माल प्रैक्टिस को इसको नाम भी दिया गया कि रूमर स्प्रेडिंग, कि ये लोग रूमर्स फैलाते हैं कि एक हाइप जनरेट करने के लिए अमंग द पब्लिक कि लोग पैसा डालें एंड देन इनके क्या होता है कि जो भी ऑपरेटर होता है जो उसके अंदर पर्टिकुलर एसेट में ट्रेड कर रहा होता है वो अपने जो उसने उठाया होता है मतलब कि जितनी भी क्वांटिटी उसके पास है वो उसे ऐसे लोगों के उसमें इंटरेस्ट जनरेट करेगा। लोग रिटेलर्स आएंगे, उसका प्राइस को इन्फ्लेट करेंगे एंड देन वो सारे होल्डिंग्स को अपने को डंप करके वो एग्जिट ले लेगा। एंड जो लोगों का हार्ड अर्न्ड मनी है, जो लोग सोच कर आए थे कि हमें एक जनरल अमाउंट का रिटर्न भी मिल जाए कुछ एक, तो जनरल रिटर्न भी नहीं मिलेगा और वो सारे क्रैश कर जाते हैं। तो वैसे तो ये इलीगल है पर ये फिर भी आजकल काफ़ी चलने लग रहा है। मतलब इसको गवर्नमेंट की कोई ऐसी रोक नहीं है? गवर्नमेंट की रोक है बट मेन बात है कि उसे रिपोर्ट करने वाला कोई होना चाहिए। मोस्टली क्या होता है कि लोग रिपोर्ट नहीं करते हैं, फॉलो करते हैं। टिप्स हो गई आपकी, जैसे कि हो गया कि टेलीग्राम पे टिप्स आ रखी हैं, व्हाट्सएप पे टिप्स आ गए और आजकल तो जैसे इंदौर से भी काफ़ी सुनने को आता है कि वहाँ पे पर्टिकुलर कॉल सेंटर्स हैं, सर्विसेज चलती है कि वहाँ पे आप लोग कॉल आते हैं टिप्स प्रोवाइड करने के लिए सामने से ही। तो इस टाइप से काफ़ी चीज़ें हैं जो मतलब कि पेनी स्टॉक्स, और पेनी स्टॉक्स काफ़ी रिस्की एसेट है। अगर कोई भी न्यूली इंडिविजुअल है जो कि मार्केट में नया नया आया है तो उसे
बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए और सिर्फ ब्लू चिप कंपनीज हैं सिर्फ उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। सर ये बुल एंड बियर्स इनका क्या रोल है मार्केट में? बुल्स वो होते हैं जो चाहते हैं मार्केट में तेज़ी आए, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड्स करते हैं ये बुल्स, जो FIIs एंड DIIs होते हैं। एंड बियर्स वो होते हैं जो मार्केट में मंदी चाहते हैं, ये भी सेम डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड करते हैं। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको डिलीवरी मिलती है, इंट्राडे में आपको डिलीवरी नहीं मिलती। ओके। मेन यही है कि हमेशा मार्केट के अंदर दो फैक्शंस हमेशा एक्टिव रहते हैं, एक वो जो कि मार्केट को ऊपर लेकर जाना चाहते हैं एंड दूसरे वो जो मार्केट को गिराना चाहते हैं। हमेशा इनके बीच के जो टसल चलता रहता है और वेरिएबल फैक्टर हो जाता है कि न्यूज़ का, कि अगर पॉजिटिव न्यूज़ है तो कई बार बुल्स, क्योंकि फिर रिटेलर्स जो कि एक न्यूट्रल पार्टी होती हैं वो बुल्स की साइड हो जाते हैं तो मार्केट ऊपर चलने लग जाती है। एंड अगर कोई भी बियरिश न्यूज़ है, कोई भी बुरी न्यूज़ है जिससे मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, या कंपनीज़ है जो इसके अंदर लिस्टेड उनकी अर्निंग्स पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो बियर्स हैवी पड़ने लग जाते हैं। तो इस तरीके से दोनों मिलके ऑपरेट करते हैं और एक क्रिटिकल तो इनका रोल इसमें है। जो बड़े ऑपरेटर हैं जिनका मिलियंस के हिसाब से इन्वेस्टमेंट हुआ पड़ा, तो वो भी तो फेक न्यूज़ फैला सकते हैं। होता ही Exactly. है होता है ये मार्केट आप में। ज़्यादातर आप देखोगे कि बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं या उन पर क्या होगा कि कई बार देखना कि ऐसा हो जाएगा कि एक न्यूज़ सूत्र लिख के कर देंगे कि इस वाली कंपनी को इतना बड़ा 700 करोड़ 800 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। जैसे ही आज भी ज़्यादातर लोग जी बिजनेस या फिर और भी चैनल्स हैं उनको देखकर ही ट्रेड करते हैं, ओके ये न्यूज़ आ गई अब तो भाव बढ़ेगा, कि उन्हें लगता है पॉजिटिव न्यूज़ है। बट प्रॉब्लम ये होती है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि रूमर्स होते हैं कि किसी कोई बड़ा फंड है या बड़ी एंटिटी है जो कि एग्जिट करना चाहती है होल्डिंग से। तो अगर उन्हें एग्जिट करना है तो उन्हें एक डिज़ायर्ड रेट के लिए थोड़ा हाइप जनरेट करना ही पड़ेगा। तो इस वजह से इस टाइप की न्यूज़ फैलाई जाती हैं। आप यूट्यूब पे वीडियोस देखोगे, न्यूज़ चैनल्स पे आप देखोगे हेडलाइंस आ रही हैं, आपको न्यूज़पेपर्स में दिखेगा। तो ये चीज़ें होती हैं काफ़ी। ये जो कई बार नई कंपनी अपने शेयर्स लॉन्च करती है जिनको IPO कहते हैं, ये IPO कैसे लॉन्च होता है, इसकी टेक्निकलिटीज़ क्या हैं? IPO इसका जैसे कि अगर हम सबसे पहले देखते हैं कि IPO की फुल फॉर्म ही क्या है। IPO है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल मतलब शुरुआती में, पब्लिक मतलब जो सामान्य जनता है, और ऑफर मतलब उनको हम ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, तो IPO में हम जब कंपनी फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ टाइम के मतलब जो उनकी स्टार्ट हुई है जब से, वो फर्स्ट टाइम ऑफर कर रहे होते हैं अपने शेयर्स को फॉर जनरल पब्लिक। ठीक है, अब इसके अंदर जैसे कि आप कोई भी हम XYZ कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं किसी भी कंपनी का, कि वो स्टार्ट हुई, उसने अपना जैसे कि हमने फंड्स रेस किए, सीरीज़ A फंड हो गया, सीरीज़ B, सीरीज़ C, C, D, जैसे भी जहाँ तक वो गई है, एंड दे डिसाइडेड कि अब हमें कि हमें जितनी उन्हें फ़ंड की रिक्वायरमेंट चाहिए उतनी वो मतलब कि इन्वेस्टर से नहीं उठा सकती है। ठीक है, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टर से उठाते जा रहे हो, आप अपनी होल्डिंग्स को डाइल्यूट कर रहे हो, अपने कम कर रहे हो, जो प्रमोटर है उसका ओनर है। ठीक है, तो आपको क्या फिर एक ऑप्शन आपके पास रहता है कि आप IPO की तरफ जाओ। तो IPO जाने के लिए अगर हम स्टेप बाय स्टेप देखें तो सबसे पहले कंपनीज क्या करती हैं कि मर्चेंट बैंकर को हायर करती हैं। मर्चेंट बैंकर का काम क्या होता है कि वो सबसे पहले आपकी कंपनी को ड्यू डिलीजेंस करेगा, उसके स्टेटमेंट्स को रीड करेगा, एंड देन वो आपको एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा। उसके बाद क्या होता है कि सर्टिफिकेट इशू होने के बाद कंपनीज जाती हैं सेबी के पास। वहाँ पर जाकर वे रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट अपने फाइल करती हैं, जिसके अंदर उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, उनके वे कितने शेयर्स हुए, मतलब कि आप पब्लिक के लिए फ्लोट करना चाहते हैं वे लोग, कितना वो फंड रेज करना चाहते हैं, उनके टारगेट्स क्या हैं, तो उसके बारे में सब चीज़ें लिखी होती हैं। देन सेबी उनको अगर गो हायड करता है, उनको हाँ करता है, परमिशन अलाउ करता है कि हाँ आप दे सकते हो, IPO आप कर सकते हो, देन वे कंपनीज क्या करते हैं, अब दोबारा रोल आता है मर्चेंट बैंकर का। जो मर्चेंट बैंकर होता है वो क्या करता है कि अब वो बनाता है DRHP, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ये क्या होता है, ये एक डॉक्यूमेंट होता है, इसके अंदर कंपनी क्या है, इसकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, ये आज कितना टर्नओवर है इसका, ये किस वेंचर मतलब क्या काम कर रही है, ये उसके कॉम्पिटिटर्स क्या हैं, बल्कि उनके जो ओनर्स हैं, प्रोमोटर्स हैं, उनके भी इंटरव्यूज़ होते हैं, उसके अंदर पर्टिकुलर टेस्टिमनीज होती हैं, सब चीज़ें, और उनका जो फ्यूचर प्लान होता है वो सब इंक्लूड होता है इसके अंदर। तो DRHP आने के बाद कंपनीज क्या करती है, अब मर्चेंट बैंकर एक बार DRHP आपने बना दिया, आप उसे फ्लोट कर दोगे। अब आपने एक प्राइस बैंड डिसाइड करना है
कि हम किस प्राइस बैंड पे हम लोगों को अपने शेयर अलॉट कर रहे हैं। ठीक है, आप एक बार प्राइस बैंड डिसाइड होने के बाद फिर एक स्टेप आता है रोड शो का। रोड शो एक टर्मिनोलॉजी है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब है सिंपल भाषा में कि मार्केटिंग करना, कि हमारा आईपीओ आ रहा है, आप लोग आइए और इन्वेस्ट कीजिए हमारे इसमें। तो ये आप करते हो डिफरेंट, जैसे सोशल मीडिया हो गया आपकी, जैसे कि कहीं पे भी जो मेजर इवेंट्स हैं वहाँ पे जाके प्रमोशन करना या एड्स चलाना अपने उसके लिए, या फिर आपके न्यूज़पेपर्स में आपको दिखेंगे कि आईपीओ अलर्ट करके भी कई बार होता है कॉर्नर्स में। हाइप बनाना कि आप इन्वेस्ट कीजिए। जी, हाइप बनाना अपने उसके लिए। अब एक बार हाइप जनरेट हो गई और फिर उसके बाद आप करते हो एक डेट डिसाइड कर देते हो कि हम कब से एप्लीकेशन एक्सेप्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो जो प्राइस बैंड में सबसे हाई साइड पे जिस एप्लीकेशन, मतलब कि जितनी एप्लीकेशंस आई होती हैं, और मान लीजिए आप 800 शेयर्स अलॉट करने हैं और ज़्यादातर शेयर मान लीजिए मतलब कि 100 to 200 का रेंज थी, आपका प्राइस बैंड था, और 200 के पास आ रहे हैं ज़्यादातर। अगर आपके फुलफिल हो रहे हैं तो आपको अलॉट, मतलब कि हायर आपको उतने पे, मतलब कि जो आपने प्राइस डिसाइड किया था उस पे हो गया। अगर 200 से भी ज़्यादा आपका हो रहा है तो फिर बोलते हैं ओवर सब्सक्राइब्ड हो चुका है, प्रीमियम पे आपका शेयर चलने लग रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप, मतलब कि शेयर आपका लिस्ट होता है। ये जो पहले जब हम शेयर मार्केट की बात करें हर्षद मेहता के वक्त में, तब देखा जाता था कि कितनी बोगस कंपनियां बनती थी, होती भी नहीं थी, पेपरों में आती थी, एंड बहुत सारे फ्रॉड होते थे। क्या वैसी कोई चीज़ आज के वक्त में हो सकती है? होती है सर। आज भी होती है? आज भी होती है। कैसे? वक्त बदल गया है लेकिन फ्रॉड होने बंद नहीं हुए। वो तो है, आज तो बल्कि और स्ट्रॉन्ग फ्रॉड होते हैं। आज के डेट में सबके पास आईटी बैकअप्स है, इंटरनेट फैसिलिटी सबके पास है, इंफॉर्मेशन सबके पास है, बल्कि और आसान हो गया है आज की डेट में फ्रॉड करना। अगर आपने अभी एक रिसेंट एग्जांपल देखा हो तो यहीं पे दिल्ली की एक फर्म थी जिसका यमाहा का एक, मतलब शोरूम था ना, यमाहा का शोरूम था, और उसने कितने करोड़ों रुपए आईपीओ से रेस कर लिए। एंड देन उसने जैसे करोड़ों रुपए उसने आईपीओ से रेस किए, उसने अपने सारी होल्डिंग्स डंप की और सीधा गायब हो गया। तो ये चीज़ें आज भी हैं कि मेन डिपेंड करता है कि बस तरीके बदल गए हैं। जैसे पहले हाइप जनरेट करने के लिए काफ़ी कंजर्वेटिव तरीके थे, न्यूज़पेपर या फिर माउथ टू माउथ, जैसे कि भाई लोगों को बता रहे हैं, हियरिंग टाइप से आप बता रहे हो, तो इस टाइप से। पर अब क्या है, सोशल मीडिया ने इतना इजी वे प्रोवाइड कर दिया इन लोगों को, बहुत जल्दी हो जाता है। हाँ, जिससे कि आप एक बार में थाउजेंड्स ऑफ पीपल को एक साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो काफ़ी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी हैं कुछ, जैसे अभिषेक का टाइप जो इस टाइप से करते हैं। नहीं, कई लोग बड़े कॉन्फिडेंस से किसी शेयर के बारे में टिप्स दे रहे होते हैं, बट वो कहाँ से वो टिप्स लेके आए? और ये बात चलिए ठीक है, शेयर मार्केट में बहुत लोग अच्छी नॉलेज रखते हैं जो नहीं मानते हैं, बट मैक्सिमम लोग, मतलब 80-90 के अराउंड जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, कोई नॉलेज नहीं है बेचारे, किसी भी इंस्टाग्राम को पकड़ लेते हैं और वो जो कह रहा है उसमें पैसे डालते हैं। कुछ टाइम बाद रियलाइज़ होता है यार ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। तो फिर ये तो बिल्कुल सेबी की जो रिपोर्ट्स है उसमें भी शो तो हो ही रहा है कि मोर देन 90% पीपल जो कि इन्वेस्ट कर रहे हैं शेयर मार्केट में, दे आर लूजिंग मनी। सो ये तो दिख ही रहा है कि हाँ भाई, लोग हाइप में आ रहे हैं कि उन्हें लगता है कि शेयर मार्केट में पैसा डाल दिया तो यहाँ पर तो ऐसे रिटर्न्स मिल जाएंगे जो नॉर्मल वे से नहीं मिलेंगे। जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री से, बैंक में आपने डाल रखे हैं, मतलब कि आपकी या तो सेविंग अकाउंट है या एफडी है या कोई भी और तरीके हैं कंजर्वेटिव, उनसे नहीं आएंगे, उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करके आते हैं। पर है भी, पर वो लॉन्ग टर्म में है। अगर आप देखो कि ऑन एन एवरेज स्टॉक इंडियन शेयर मार्केट ने 12% का रिटर्न तो प्रोवाइड किया ही है। वो भी वॉर्स के टाइम इंक्लूड करके, अगर हम लॉन्गर टाइम पीरियड में अगर हम देखें तो। बट क्या आप में इतना आपका ऐसा टेम्परामेंट है कि आप, मतलब कि जो अगर वॉर आ रहा है, आपको पता है वॉर हो रहा है, आप उस टाइम पे भी फंड होल्ड करके बैठ सको? अब इसी में प्राइम एग्जांपल आप ले लीजिए टाइम का, कि आया जब कि मतलब कि अनाउंसमेंट हुई, लॉकडाउन लगने स्टार्ट हुए, तो शेयर मार्केट के मतलब कुछ शेयर्स ऐसे थे जो इतने ज़्यादा प्लमेट कर गए थे, मतलब गिर गए थे जिनके रेट्स। जैसे कि आप टाटा मोटर्स देख लीजिए, टाटा मोटर्स का रेट मेरे ख्याल से 50 रुपीज़ के करीब आ गया था, अराउंड आ गया था। मतलब कि आप सोच सकते हो कितना, मतलब कि वो शेयर जो 1000 रुपये के करीब चल रहा है आज, वो क्या रेट पे था, मतलब कि। तो ये चीज़ें होती हैं। और सेंसेशनलाइज करना किसी भी चीज़ को, ये इसमें काफ़ी बड़ी बड़ी एंटिटीज़ का रोल तो रहता है ही। अब इसके अंदर जैसे कि, और ये अभी से नहीं, काफ़ी पहले से ही चल रहा है, ये एक कॉमन प्रैक्टिस है जो होती है कि कोई भी बैड न्यूज़ हो उसे इतना हाइप अप करके दिखा दो कि जैसे रिटेलर्स को दिखे कि आगे का हमें फ्यूचर पता ही नहीं कि क्या से क्या हो सकता है। इसलिए जब आपको लगे कि
सब बुराई हो रहा है, गिर रही है मार्केट, तो वो बेस्ट टाइम होता है पैसा डालने का, ना कि बेचने का। और लोग करते उल्टा हैं कि जब उन्हें दिख रहा डर होता के है मारे मार्केट मार्केट भाग से रही निकल है, जाते तो हैं। ज़्यादातर उनका जो मेजर अमाउंट होता है तो वो उस टाइम पे इन्वेस्ट कर देते हैं, तो इसलिए लॉस, ज़्यादातर लोग लॉस खाते हैं और कम लोग प्रॉफिट और कर पाते हैं। बेरिश जो हैं वो प्रॉफिट कमाते हैं। बियरिश मेन इसमें ही सबसे बेस्ट वे है एसआईपी का, जो अगर आपके पास नॉलेज कम है तो आपको एसआईपी के थ्रू करना चाहिए इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या है कि अगर प्राइस हाई पे भी है और अगर गिरने लग गया शेयर तो आपकी एवरेज अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आप धीरे धीरे जैसे जैसे गिरता जा रहा है वो आप थोड़े थोड़े एक्स अमाउंट आप डालते जा रहे हो, 5,000 ले लीजिए आप एग्जांपल, ठीक है। पर जिस दिन वो रिटर्न मारेगा तो आपकी एवरेज कम हो चुकी होगी और आप प्रॉफिट आपको ज़्यादा दिखेगा, ना कि एक बार में ही पैसे उठा के सारे डाल देने, तो वो लॉसफुल होता है ज़्यादातर टाइम्स। ऐसा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी शेयर का प्राइस वैल्यू जब वो लॉन्च होता है, कोई 10 रुपये का तो कोई 100 रुपये का, ये कैसे डिसाइड होता है? ये कि कितना फंड आपने रेस किया है मार्केट से, कितने आपने टोटल शेयर्स आपने फ्लोट कर रखे हैं कि जिस पे लोग ट्रेड कर सकते हैं, तो उनके थ्रू आपने एक पर्टिकुलर वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है। कि मान लीजिए 10 करोड़ रुपए की तो आपके पास इक्विटी कैपिटल है, कि आपने मतलब जितना फंड मार्केट से उठा रखा है आपने जो शेयर्स के अगेंस्ट में, कि आप 10 शेयर के मेरे को इतने रुपए दीजिए, इस तरीके से आपने फंड रेस किया हुआ है। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए रेस किया हुआ है और 10 लाख के उसमें 1 लाख शेयर दिए हैं, तो आपकी एक तरीके से वैल्यू 10 रुपये हो गई। बट अगर काफ़ी अच्छा भाई आपके रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, आपकी स्टेटमेंट अच्छी हैं, तो कई बार शेयर्स हैं वो जो प्रीमियम पे भी ट्रेड करते हैं, लोग उनको प्रीमियम पे भी लेते हैं कि उसकी उतनी वैल्यू नहीं है, बट लोग उससे ऊपर भी पैसे देने के लिए रेडी हैं, क्योंकि उन्हें बिलीव है कि इसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, इसके ओनरशिप, जैसे टाटा ग्रुप को लेकर रहता है लोगों का कॉन्फिडेंस कि ये वाले शेयर में भैया अगर टाटा में डाल दिया ना पैसा तो हमारा मरेगा नहीं पैसा, Yes. आज नहीं तो कल ये प्रॉफिट आएगा ही आएगा। तो ये एक कॉमन है कि इस तरीके से चलता है मार्केट के अंदर। सर, जो नए लोग आते हैं मार्केट में, थोड़ा सा टेक्निकल बनना चाहते हैं, किस तरीके से देखा जाता है ये ग्रीन और रेड कैंडल्स को? देखिए, ग्रीन एंड रेड कैंडल्स कलर को सिग्निफाई नहीं करता। ये हम कभी भी चार्ट की सेटिंग्स में जाके ग्रीन को येलो कर सकते हैं और रेड को ऑरेंज कर सकते हैं। मेन क्या होता है कि कैंडल्स अपने आप में वो क्या मतलब रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं। Yes. जो एक कैंडल होती है, एक मतलब टाइम फ्रेम के लीजिए कि 5 मिनट के हम एग्जांपल लेते हैं कि 5 मिनट में किसी भी शेयर में कोई कैंडल बनने लग रही है, तो वो रिप्रेजेंट कर रही है कि उस 5 मिनट के अंदर उस शेयर के अंदर मूवमेंट क्या हुई है। वो शेयर जहाँ पे खुला था वो ऊपर गया है, वो शेयर जहाँ पे खुला था वो कितनी ऊपर तक गया है, या फिर वो नीचे गिर गया है। अगर शेयर अगर खुला जिस पे जो उसकी ओपनिंग है और वो खुल के ऊपर की तरफ जाके उसने अगर क्लोजिंग दी है, तो वो हम बोलेंगे कि बुलिश कैंडल है, क्योंकि जितने पे उसकी जो ओपनिंग है और जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग ऊपर है ओपनिंग से, तो बुलिश कैंडल है। और इसी के उल्टे में जैसे कि मान लीजिए शेयर खुला 10 रुपये का और 5 मिनट में वो 9.50 रुपये पे उसने बंद किया है उसकी जो कैंडल है, तो बियरिश कैंडल हो गई है वो, क्योंकि ओपनिंग से नीचे है उसका क्लोजिंग प्राइस, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी कैंडल फॉर्मेशन होती है। और इसके अंदर भी कई टाइप की, जैसे लोगों ने नाम रखे हुए हैं कि ये डोजी कैंडल है, या फिर मतलब ये बस नाम है और कुछ नहीं। मेजर अगर आप देखो तो हर एक कैंडल एक एक्टिविटी को दिखा रही होती है कि ऐसे मतलब कि अगर उसके ऊपर विक्स बनी, विक्स होती हैं सॉलिड बॉडी के ऊपर जो एक्सटेंशंस होते हैं उन्हें विक्स बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो विक्स दिखाते कैसे कि बायर प्रेशर, मतलब कि जब बायर्स ने खरीद के ऊपर ले जाने की कोशिश की तो सेलर प्रेशर आया एक प्राइस के पॉइंट के बाद, तो उस वजह से विक्स बनती हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से डाउन साइड से भी होता है कि सेलर्स ने नीचे ले जाने की कोशिश की पर बायर्स ने प्रेशर दे के ऊपर उठा लिया। तो इस तरीके से हमारी कैंडल फॉर्मेशन होती है। अब जैसे कि 5 मिनट की कैंडल फॉर्म हो रही है, ऐसे पूरे दिन में कितनी कैंडल्स फॉर्म होंगी, तो उससे क्या है कि हमें पता चलता है कि मार्केट का सेंटिमेंट क्या चलने लग रहा है, कि शेयर्स के अंदर बायर्स ज़्यादा हैं, कि मार्केट जैसे कि उठने की कोशिश, मतलब कि पर्टिकुलर शेयर है, जैसे एग्जांपल रिलायंस का शेयर है, तो उसके अंदर कैंडल बन रही है कि वो ऊपर जा रही हैं, बन रही हैं कि ओपनिंग प्राइस है उससे ऊपर क्लोजिंग जा रही है, ठीक है। 10 रुपये का शेयर 11 पे बंद हो रहा है, बट वहाँ पे एक सर्टेन पॉइंट पे जाके सेलिंग आ रही है। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि सेलर्स कहाँ बैठे हुए हैं मार्केट के अंदर, बायर्स कहाँ पे हैं, या कैसे सेंटीमेंट हैं, कि बुलिश सेंटीमेंट है। बुलिश मतलब कि ख़रीदार ज़्यादा है मार्केट के अंदर, या फिर सेलर्स ज़्यादा है, बिकवाली करने वाले ज़्यादा हैं। तो इस तरीके से एक स्टोरी बताती हैं सब कैंडल्स मिलजुल के।
एंड ये कैंडल्स के ग्रुप्स कुछ चार्ट्स बनाते हैं। अब इन चार्ट्स के थ्रू कैसे ट्रैक कर सकते हैं कि कोई मार्केट अप जाएगी या डाउन जाएगी। कभी कभी क्या होता है कि 1 या 2 दिन में मार्केट डाउन जा रही है, लेकिन हम पिछले 3 महीने का चार्ट देखें तो अप जा रही है, लोग यहाँ भी डर जाते हैं। तो किस तरीके से ट्रैक करें कि हम मंथली इन्वेस्टमेंट में आएँ या डेली में आएँ या वीकली में आएँ, इसको कैसे करें? सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना होगा कि आपका टेम्परामेंट क्या है। आप लॉन्गर टाइम फ्रेम में इन्वेस्ट करना चाहते हो या इंट्राडे में ट्रेडिंग करना चाहते हो। उसके बाद आपको कैंडल स्टिक्स पैटर्न एंड चार्ट पैटर्न्स की नॉलेज होनी चाहिए। मीन्स इंट्राडे में अगर हम आए तो हम शायद वो 5 मिनट, 15 मिनट या 1 घंटे के चार्ट को देख सकते हैं। मैक्सिमम 9:30 9:15 से 3:30 तक वो उसमें ट्रेड ख़त्म हो जाएगी आपकी। और आप लॉन्गर टाइम फ्रेम पे जाओगे और लॉन्गर टाइम फ्रेम के चार्ट्स देखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें बताती है, रिप्रेजेंट करती है। मतलब मैं अगर 2 या 3 महीने के लिए आऊँ तो शायद मैं 2, 3, 6 महीने तक के चार्ट देखूँ। नहीं, अगर आप 3 महीने के लिए आ रहे हो, सपोज आप 3 महीने का ट्रेड ले रहे हो, तो आप डेली या वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट्स देखोगे। मेन बात है कि आप आ रहे हो उस टाइम पे मार्केट की सिचुएशन क्या है, और मार्केट अगर कोई भी शेयर है तो वो खड़ा कहाँ पे है। क्या वो अपसाइड मूवमेंट के वहाँ पे जा रहा है या डाउन साइड जा रहा है। आपके में रेजिस्टेंस वो नीचे का जो बॉटम था, क्या वो टच करके उसे ऊपर की तरफ उसने मूवमेंट कर दी है या फिर वो सेंटर में है। तो आपको कई चीज़ें, अगर आप कोई न्यू बंदा है तो उसे तो आकर ये सोचना ही नहीं चाहिए कि भाई 2-3 महीने के आ रहा हूँ और मैं पैसे डाल के प्रॉफिट कमाए निकल जाऊँ। क्योंकि आप जहाँ भी डालोगे आपका, क्योंकि अगर आपको नॉलेज ही नहीं है तो आपको डर ज़्यादा लगेगा, आपको अनसर्टेनिटी, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि शेयर कितना क्या गिर जाएगा या किस चीज़ से क्या इम्पैक्ट पड़ जाएगा। और लॉस जो होता है ना, देखने का एक टाइम के साथ, जैसे कि आप एक्सपीरियंस होते हो, इसमें आप काम कर रहे हो तो आपका एक टेम्पर डेवलप होता है कि हाँ मैं ये देख सकता हूँ, मुझे पता है कि इतना दिखेगा, ये रिवर्स हो जाएगा। पर जो न्यू बंदा है वो तो देख कर ऐसा हो जाएगा यार मेरे तो रुपए ख़त्म हो गए। तो इस वजह से लोगों को अगर 2-3 महीने के लिए अगर कोई आ रहा है और वो भी बिना किसी साउंड फाइनेंशियल नॉलेज के, तो उसे इसमें मतलब कि SIP आप कर लीजिए, वो बेस्ट है। बट इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग की तरफ ना ही आए तो अच्छा है। अच्छा, एक चीज़ और आती है, जो नए नए इन्वेस्टर आते हैं वो थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं इस बातों को लेके कि ये निफ्टी और बैंक निफ्टी ये क्या चीज़ है। ये दो अपने इंडिया के इंडेसेस है। दोनों इंडेसेस में ट्रेडिंग होती है एंड मोस्टली लोग इसमें डेरिवेटिव ट्रेड्स करते हैं। कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, अगर आपने नाम सुना होगा। ऑप्शन बाइंग सेलिंग दोनों होती है। फ्यूचर्स में भी काम होता है इसमें। निफ्टी एंड ये जो बैंक निफ्टी हैं, ये बैंक निफ्टी है, ये एक सेक्टोरल इंडेक्स है, मतलब एक पर्टिकुलर बैंकिंग सेक्टर को दिखाता है। इसके अंदर सिर्फ बैंकिंग स्टॉक्स होते हैं। एंड निफ्टी है जो वो NSE का, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, उसका बेंचमार्क इंडेक्स है। जैसे कि लोग बोलते हैं कि यार मार्केट में तेज़ी है या मार्केट आज तो चढ़ रही है, तो मोस्टली वो निफ्टी को ही कर रहे होते हैं कि यार निफ्टी आज बढ़ रही है, निफ्टी घट रही है। तो निफ्टी क्या है कि निफ्टी है एक इंडेक्स है जिसके अंदर इंडिया की टॉप 50 कंपनीज़ हैं। और ये टॉप 50 कंपनीज़ बाय मार्केट कैप हैं, कि जो 50 सबसे बड़ी कंपनीज अक्रॉस 13 सेक्टर्स, 13 सेक्टर की कंपनियां हैं इसके अंदर, निफ्टी का जो ये इंडेक्स है इसके अंदर जी। और इस तरीके से मतलब कि, और जो बैंक निफ्टी है उसके अंदर सिर्फ बैंकिंग कंपनीज हैं, तो वो सेक्टोरल इंडेक्स है। मीन्स शेयर मार्केट ने ग्रुप बनाया हुआ है कि ये 50 कंपनीज जो हैं ये बेस्ट हैं, आप चाहो तो इनमें सिंगल या फिर हमारे निफ्टी में पूरा इन्वेस्ट कर सकते हो जी। इसके अगर आपको जैसे कि सेक्टोरल इंडेक्सेस में टाइम में देखे जाए तो इसमें आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इनमें आप ट्रेड कर सकते हो पर और वो भी डेरिवेटिव्स वे में। आप ये कोई पर्टिकुलर इस टाइप से नहीं। अगर आपको निफ्टी में ही ट्रेड करना है कि यार मुझे लगता है कि यार मार्केट का शेयर्स का तो नहीं पता कौन से शेयर बढ़ेंगे घटेंगे, पर मुझे निफ्टी का पता है कि निफ्टी 2 महीने बाद ऊपर जाएगी, तो आप निफ्टी में करके क्या कर सकते हो, आप निफ्टी 20 करके एक होता है, आप उसके अंदर पैसे डाल सकते हो। तो उसका जो रिटर्न्स होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है निफ्टी को, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे, निफ्टी 20 निफ्टी को ही ट्रैक कर रहा होता है। उसकी वैल्यू उसी से ही आ रही होती है। शेयर मार्केट कभी कभी देखा गया क्रैश हो गई, ये सुनते लोग घबरा जाते हैं, मार्केट गिरने लगती है, ऐसा पहले भी कई बार देखा गया है। क्या शेयर मार्केट एक ही दिन में बहुत ज़्यादा पॉइंट्स गिर सकती है, बहुत ज़्यादा पॉइंट उठ सकती है? जी बिल्कुल, ऐसा देखा गया है काफ़ी कि वैसे नॉर्मल जो डेज़ होते हैं जिन पे ट्रेडिंग चल रही होती हैं उन पे तो इतना फ़र्क कभी देखा नहीं गया। मोस्टली 1%, 1.5%, 2% तक ज़्यादातर मतलब रेयर है कि मतलब इतना ही रहता है। बट कई बड़े इवेंट्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए टैक्स की कोई अनाउंसमेंट हो गई
जो कि ब्रॉडर मतलब कि सारी इंडस्ट्रीज़ को इम्पैक्ट कर रही है, या किसी एक बड़े ऐसे सेगमेंट को इम्पैक्ट कर रही है जिसका जैसे कि पूरे बैंकिंग सेक्टर को एक बार में कोई न्यूज़ है कि कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा दिया गया है कि बैंकों को ज़्यादा पैसा अपने पास रखना पड़ेगा और कम दे सकते हैं, लेंडिंग कम कर सकते हैं, तो सब बैंकों पे फ़र्क पड़ा उससे, तो उस दिन बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो इस टाइप से होता है मार्केट के अंदर। और निफ्टी का हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि वो एक बेंचमार्क इंडेक्स है एनएससी का। ठीक है, हम मार्केट बोलते हैं, हम मोस्टली रेफर कर रहे होते हैं निफ्टी को लेकर ही। तो अगर मतलब कि 10% अगर निफ्टी गिर गई तो सर्किट लग जाता है। ठीक है, सर्किट क्या मतलब? सर्किट मीन्स आपकी ट्रेडिंग होल्ड हो जाती है उस पर, मतलब मार्केट में आप अभी इन्वेस्ट नहीं कर सकते, मतलब कि उस निकाल टाइम नहीं के लिए सकते। मार्केट बंद हो जाए क्योंकि हीट हो गई ना। और उस टाइम पे सेलिंग चल रही है बहुत तरीके से, 10% या फिर बाइंग चल रही है बिल्कुल। ठीक है, वो पैनिक सेलिंग हो रही है, या फिर भाई बिल्कुल एक रिटोरिक इतना हैवी है कि फटे जा रही है, मार्केट फटे जा रही है, क्योंकि उसमें लॉजिकल नहीं रहा कुछ भी, वो बस सेंटिमेंट्स रह गए हैं। इन्वेस्टर्स का पैसा बच जाए इसलिए रेगुलेशन आई थी ये, और कैपिंग लगा देते हैं कि 10% के बाद इंट्राडे में और मार्केट नहीं गिर सकती, ताकि इन्वेस्टर्स का पैसा बच सके। 10% के बाद आपका अराउंड मे बी 30 मिनट्स या फिर 45 मिनट्स तक मतलब कि होल्ड कर दी जाती है वो, देन मार्केट को दोबारा ओपन किया जाता है इस गैप के पीरियड के बाद। अगर 15% हो गया है उसको बढ़ के, या फिर अप साइड या डाउन साइड, देन 1 घंटे 45 मिनट के लिए उसको बंद कर दिया जाता है कि थोड़ा कूल ऑफ हो जाएंगे, लोगों के सेंटीमेंट थोड़े शांत हो जाएंगे कि लोग अभी कर रहे हैं। और अगर वो दोबारा ओपन हुई मार्केट एंड फिर वो फट के दोबारा अगर वो 20% हो गया, तो उस दिन के लिए वो ट्रेडिंग ही बंद कर दी जाती है कि आज कोई ट्रेडिंग ही नहीं होगी, अब कल होगा। कि ये होता है मेजरली कि जैसे कि आप साइड में तो एक बार यूपीए के टाइम पे जो मुझे याद है हुआ था कि मार्केट एक ही दिन में 17.74% भाग गई थी, क्योंकि कांग्रेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग मेजोरिटी से आ रही थी। और गिरने के उसमें तो अगर मान लीजिए कोई वॉर सिनेरियो हो गया या फिर जैसे कि होता, तो उसी टाइम पे ही इतना होता, मतलब ये ब्लैक स्वैन इवेंट्स बोल सकते हैं कि जो कभी कभार मतलब काफ़ी रेयर हो रहे हैं। वैसे नॉर्मल उसमें ऐसा नहीं होता, नॉर्मल में 1% के अंदर अंदर या 2% के अंदर अंदर ही एक्टिविटी रहती है शेयर मार्केट के। एक तो लोग परचेज करते हैं ये अपना शेयर, सेल करते हैं शेयर, ये तो एक नॉर्मल बात। ये जो कॉल पुट शॉर्ट सेल, ये जो वर्ड्स हैं इतने टेक्निकल, ये किन लोगों के लिए, कौन इनमें ट्रेड करता है? कॉल और पुट ये उन लोगों के लिए कुछ मायने रखेगा जो कि डेरिवेटिव्स ट्रेडर हैं। नॉर्मल बंदे के लिए कॉल और पुट का कुछ मायने नहीं है, क्योंकि वे तो आप डिलीवरी ले रहे हो कि मार्केट में इन्वेस्ट करके शेयर्स की। तो कॉल क्या होती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जैसे से भी कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफर करते हैं आप किसी भी चीज़ के लिए, तो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। अगर आप कॉल का अपने कॉल ऑप्शन का आपने कॉन्ट्रैक्ट बाय किया है, तो वो उसे एक राइट प्रोवाइड करता है किसी उस वाले जिस भी एसेट का आपने कॉन्ट्रैक्ट बाय किया है, कि उसको बाय करना एक पर्टिकुलर प्राइस पे जो उनने डिसाइड किया कि आप लिमिट में आप लगा सकते हो। ठीक है, इसके लिए आपको कुछ फीस होती है जो कि प्रीमियम होता है, हम प्रीमियम बोलते हैं मार्केट में, वो आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। आप प्रोवाइड कर रहे हो, आप पकड़ कौन रहा है? सामने पकड़ रहा है सेलर। अगर कॉल बायर है, अगर बाय आप जब भी करोगे जब कोई सेल कर रहा होगा, तो सामने सेलर बैठा होता है। ठीक है, सेलर क्या होता है, उसके पास जैसे कि बायर के पास राइट था, इसके पास ऑब्लिगेशन है, क्योंकि ये पैसे लेने लग रहा है। अब जैसे कि अगर हम नॉर्मल उसमें भी हम देखें, जैसे हम गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं, तो हम क्या करते हैं कि नॉर्मल बंदा गाड़ी के जो इंश्योरेंस जो कर रही है फर्म है, उसको हम एक फ़ी पे करते हैं कि हमें अगर हमारी गाड़ी के साथ कुछ भी दुर्घटना होती है तो हमें रिफर्बिश कर दिया जाए, हमें कुछ पैसे भाई हमें मिले, कंपनसेट किया जाए हमें। तो इस तरीके से ही शेयर मार्केट में भी अगर आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकती है, तो आप कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हो उस पर्टिकुलर एसेट की। तो और इसलिए आपको थोड़ी सी फीस देनी पड़ती है जो कॉल सेलर रिसीव करता है। बल्क में शेयर लिए जाते हैं? बल्क में शेयर किसमें आप डिलीवरी नहीं ले रहे हो, आप इसमें मार्जिन्स में काम कर रहे हो जी। इसके अंदर लॉट्स होते हैं और वो लॉट्स हर शेयर के अलग अलग होते हैं। अगर कॉल ऑप्शन है, जैसे कि इसके अंदर जो भी डेरिवेटिव स्टेटस होते हैं उनके मेजरली वो 4 चीज़ों से उनका मतलब जो काम करते हैं उसमें होता है कि कॉल ऑप्शन बाय और कॉल ऑप्शन सेल, पुट ऑप्शन बाय एंड पुट ऑप्शन सेल। कॉल हम बाय करते हैं अगर हमें लग रहा हो मार्केट ऊपर जाएगी, एंड कॉल ऑप्शन हम सेल करते हैं अगर हमें लग रहा है कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, नीचे गिर सकती है। मतलब इतना शर्त लगाना है ये? जी, एक तरीके से मतलब कि शर्त नहीं बोलेंगे, बस ये है कि एक फैसिलिटी है जो कि सेबी ने मतलब कि अलाउ कर रखी है, जिसमें आपके पास ऑप्शन है, आप बायर भी बन सकते हो, आप सेलर भी बन सकते हो।
तो उस तरीके से। और पुट ऑप्शन में अगर आप बाय कर रहे हो तो आपको लग रहा है मार्केट नीचे गिरेगी, एंड पुट ऑप्शन अगर आप सेल कर रहे हो तो आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे नहीं ऊपर जाएगी। डेरिवेटिव मार्केट है ये बेटिंग ही, बट इसको एज अ ट्रेडर आप रिस्क मैनेज कर सकते हो। ओके। जैसे कि आप कह रहे हो शर्त, मैं भी कह रहा हूँ ये बेटिंग ही है, बट आप उसको रिस्क को मैनेज करोगे तभी आप ट्रेडर बन सकते हैं। बैटिंग तो ये अब हो गई है, वरना जो इनके जो ओरिजिन अगर हम देखते हैं डेरिवेटिव्स मार्केट के, वो इसलिए नहीं थी। वो स्टार्टिंग में आई थी, बड़ी बड़ी एंटिटीज़ थी जो अपने जैसे कि बल्क में काम कर रही थी अपने उसको हेज करने के लिए। तो इसका ओरिजिन तो हेजिंग के लिए था, बट धीरे धीरे लोगों ने इसे स्पेकुलेटिव एक्टिविटी कर लिया कि अब यहाँ से बढ़ सकता है हम कॉल बाय कर लेते हैं, या गिर सकता है हम पुट बाय कर लेते हैं। तो वो लोगों ने कन्वर्ट कर दिया मतलब कि उस चीज़ को, वरना वो इनिशियली उसका काम सिर्फ हेजिंग के लिए था कि जो एक रिस्क से बच सकें। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट एंड एसआईपी में क्या सेफ है? शेयर मार्केट और एसआईपी में सेफ तो मैं कहूँगा एसआईपी ही है, क्योंकि एसआईपी में आप रेगुलरली अपना फंड एवरेज बेसिस पे डालते रहते हैं। ओके। और अगर मार्केट वहाँ, सपोज़ आपने म्यूचुअल फंड में एसआईपी की है, तो मार्केट अगर गिरती भी है तो आपका एवरेज प्राइस, आपको यूनिट्स अच्छे मिलते जाते हैं। ओके। और जब वो वहाँ से रिबाउंड करेगी तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। बट अगर आप शेयर मार्केट में जाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। गुड। अगर बिना नॉलेज के जाओगे तो कोई भरोसा नहीं मतलब है। एक अनएजुकेटेड पर्सन जिसको शेयर की कोई नॉलेज नहीं बट इन्वेस्टमेंट चाहता है तो उसके लिए एसआईपी एसआईपी बेस्ट सेफ है। सर एसआईपी कितने टाइप्स की होती है और इसमें कैसे इन्वेस्ट होता है? सर एसआईपी मल्टीपल टाइप्स की होती है। आप मल्टी एसआईपी, जर्नल एसआईपी एंड फ्लेक्सी एसआईपी ये आप अपने ब्रोकर के थ्रू, डीमैट अकाउंट के थ्रू भी करवा सकते हैं, और ये फैसिलिटी आपको बैंक्स भी देती है। एसआईपी की अगर हम जैसे फुल फॉर्म देखें तो होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। ठीक है, आप ये क्या होती है कि एक डिसिप्लिन वे में आप इन्वेस्टमेंट करते हो मार्केट के अंदर। अब कई हैं जैसे फंड्स हैं, आप उनमें डाल सकते हो पैसे, वरना आजकल तो कई प्लेटफॉर्म्स है वो अलाउ करते हैं कि आप अपना खुद से भी एसआईपी चला सकते हो। जैसे ज़ीरोधा हो गया, वो भी ये प्रोवाइड करता है कि आप खुद के हर एक मतलब कि ऑटो डेबिट अपने आप हो जाएंगे वो। आपको मतलब एसआईपी यही है कि वो ऑटो डेबिट हो जाती है आपके अकाउंट से। आपको हर बार हर महीने आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट डाल के देखना नहीं पड़ता कि यार मुझे इस बार ये लेना है या इस बार ये लेना है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की एसआईपी होती है। जैसे कि आपकी एक तो होती है जो रेगुलर एसआईपी, हर महीने अगर मान लीजिए आपने 5,000 रुपये से कर रखा है तो हर महीने आपके 5,000 वो ऑटो डेबिट होते रहेंगे एंड पर्टिकुलर वो जाते रहेंगे जहाँ पे आपने लगा रखा है। ठीक है, जो बास्केट ऑफ शेयर्स है, आप किसी फंड में डाल रहे हो तो उनका कोई बास्केट है कि भाई हमारे ये 10 शेयर्स हैं, हम पैसे लेके इनके अंदर डालते हैं। वो आप खुद की भी बना सकते हो अगर आप बनाना चाहो, पर अगर जिस बंदे के पास अगर लिमिटेड नॉलेज है फाइनेंशियल, वैसे सबके पास लिमिटेड ही नॉलेज है, बट अगर कोई जैसे नोविस है इस फील्ड में, नया बंदा है, तो वो यही रिकमेंडेशन है कि जो ऑलरेडी फंड्स चल रहे हैं उनको फॉलो करें और उनमें ही पैसे डालें। तो डिफरेंट टाइप्स के हैं एसआईपी भी। आप एक तो रेगुलर है कि हर महीने 5,000 जा रहे हैं, या फिर एक फ्लेक्सी एसआईपी होती है। उसके अंदर क्या होता है कि आप 5,000 की जगह मान लीजिए किसी की फाइनेंशियल कंडीशन उस टाइम पे ज़्यादा अच्छी चल रही है तो 10,000 डालना चाह रहा है तो बढ़ा के 10,000 डाल सकता है उसके अंदर। या फिर ये हो सकता है कि उस मतलब कि उसकी कंडीशन थोड़ी ख़राब है, वो 2,000 डालना चाह रहा है, तो फ्लेक्सी एसआईपी आपको ये वाली फैसिलिटी आप प्रोवाइड करती है। ठीक है, एक होती है परपेचुअल एसआईपी। परपेचुअल एसआईपी में क्या होता है कि आपका कोई गोल नहीं है कि भाई हमारी वो जब हो जाएगी तब हम रिडीम कर सकते हैं इसको। आप ये है कि चलते रहने दो, हर महीने आपके कटे जा रहे हैं पैसे, तो परपेचुअल एसआईपी हो गई। या फिर आपकी होती है एक स्टेप अप एसआईपी कि एक इसका भी काफ़ी आजकल लोग जिक्र करते हैं कि कैसे 5,000 की इन्वेस्टमेंट से 1 करोड़ रुपए तक पहुंच जाते हो अगर आप हर साल 10% का इंक्रीमेंट करो अपने एसआईपी के अंदर। तो इस तरीके से ये आपकी स्टेप अप एसआईपी बोलते हैं कि आप स्टेप अप कर रहे हो, 5,000 कर रहे हो, फिर 10% बढ़ गया, फिर 5,500 करने लग गए, तो इस टाइप से आप बढ़ाते स्टेप अप करते चले गए, तो इसे स्टेप अप एसआईपी बोलते हैं। सर क्या शेयर मार्केट को ये पहले से पता होता है कि क्या इंसिडेंट होने वाले हैं, चाहे बैड चाहे गुड? यार देखो, अगर मैं आपको फ्रेंकली बताऊं तो कोई भी इवेंट, वर्ल्ड में कोई भी इवेंट होने वाला होगा तो शेयर मार्केट से आपको हिंट लग जाएगा कि हाँ होने वाला है। आप
जैसे कि अगर हम कोई बड़ा इवेंट देखें अपने रिसेंट मेमोरी में बहुत ज़्यादा, अगर ग्लोबल लेवल पे, कि एक टर्निंग पॉइंट था वर्ल्ड में टेररिज्म के अगेंस्ट एक फाइट में 9/11 के Yes. बाद जो हुआ, राइट। तो जो 9/11 है उससे रिलेटेड भी कॉन्स्पिरेसीज हैं कि ये एक कंट्रोल डेमोलिशन था, या फिर वहाँ पे लोगों ने जैसे कि कुछ टाइम पहले ही ना नोट करने लग गए थे लोग कि जैसे वहाँ पे मेजर कंपनीज है, यूनाइटेड एयरलाइंस, अमेरिकन एयरलाइंस, तो उनके वहाँ पे जो पुट थी वैल्यू थी, नॉमिनल वैल्यू जो वहाँ की एक नॉर्मल वैल्यू जितनी होनी चाहिए उससे 90 टाइम्स मल्टीपल में उस इवेंट से पहले ही चलने लग रही थी। एंड तो और बाद में जैसे कि और काफ़ी ऐसी पूरे मतलब की शॉर्ट बहुत ज़्यादा थी अमेरिकन मार्केट में, तो बाद में इस चीज़ को लेकर वहाँ पे कमीशन भी बैठे, उनने मतलब कि चेक भी किया, तो कई मल्टीपल ऑफशोर अकाउंट्स की चेन थी और उसके थ्रू मतलब कि एनोनिमस अकाउंट्स थे, ट्रेडिंग अकाउंट्स, जिनके थ्रू वे बैट्स प्लेस की गई थी। तो आप कह सकते हो कि ये चीज़ होती है कि आप मतलब कि मतलब कि शेयर मार्केट से आप देख सकते हो कि हाँ कुछ होने वाला है या मार्केट कैसे रिएक्ट कर रही है। काफ़ी टेक्निकल इंडिकेटर्स है मार्केट में जो पहले से ही प्रिडिक्शन दे देते हैं, जैसे इंडिया विक्स है, एंड इंडिकेटर्स भी है RSI, MACD और EMAs है काफ़ी, 200 ये 200 EMA है। वहाँ से इंडिकेशन पहले ही मिल जाती है कि नेक्स्ट डे वर्ल्ड मैक्रो इकोनॉमी में क्या होने वाला है, क्या होने वाला नहीं तो ये जरूर हो जाता है कुछ होने कुछ वाला इवेंट कुछ होने होने वाला है। वाला। आपको, क्योंकि सर्टेनिटी तो कभी रहती नहीं। कोई आइडिया होता है जी, शेयर मार्केट को पहले जी, से। बिल्कुल। एंड 9/11 के बारे में कई बार कहा जाता है कि जो भी उनकी बिल्डिंग के ऑनर थे उन्होंने कोई इंश्योरेंस भी जल्दी से लिया था। हाँ, एंड उसके बाद उसके अंदर से कुछ बॉम्ब्स के भी मिले थे कि पूरी बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय किया जाए शेयर मार्केट गिरने के लिए। जी, री इंश्योरेंस फर्म्स थे, उनके ऊपर जितनी एप्लीकेशंस थी या जितनी उसके अंदर पुट बायस की हुई थी, वो ये दिखा रहा था जैसे कि कुछ लोग थे जिन्हों की पहले ही उन्हें ये था कि हाँ यार हमें ना इंश्योरेंस लेना है, मतलब कि हमें क्लेम करना पड़ सकता है। तो एक एनोमली नहीं होती, एक अलग से एक्टिविटी जो कि आप डिटेक्ट कर पाओ, तो यूएस मार्केट में वो काफ़ी ज़्यादा था, मतलब कि इतने ज़्यादा कोइंसिडेंसेस थे जो कि लग ही नहीं रहा कि वो कोइंसिडेंस है, बल्कि एक प्री प्लान सारी चीज़ लग रहा है इसको। एक सुनने में आता है ब्लैक रॉक कंपनी, क्या इसका कुछ होल्ड है शेयर मार्केट पे? ब्लैक रॉक का होल्ड पूरे वर्ल्ड पर है, सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट फर्म है ये, इनके पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के एसेट्स हैं। एंड इनके बारे में इनकी हर जगह, इनके मीडिया आउटलेट्स में भी है, इनकी नॉर्मल हर मतलब काफ़ी कंपनीज अगर आप जैसे देखोगे वहाँ पर इनका कुछ ना कुछ शेयर हमेशा रहेगा। आप ये भी कह सकते हो कि ब्लैक रॉक वर्ल्ड इकोनॉमी को कंट्रोल करता है। तो आपके अकॉर्डिंग शेयर मार्केट में आने वाले जो न्यू इन्वेस्टर हैं इनके लिए क्या खास टिप्स रहेंगे? टिप्स यही हैं कि अगर आप कुछ भी, अगर आप अपना हार्ड अर्न मनी लेके आप मार्केट के अंदर आ रहे हो तो प्लीज़ ये इंश्योर कीजिए कि आपके पास एक साउंड फाइनेंशियल नॉलेज होनी ज़रूरी है। अगर आपके पास अगर वो नहीं है तो आप प्लीज़ अपना सारा पैसा किसी एक ऐसे शेयर में मत डाल दीजिए जो कि 4 दिन बाद इस उम्मीद में कि आपके रिटर्न्स क्या आएंगे कि वो आपके पैसे कोई लेके भाग जाए, कोई ऑपरेटर, एंड देन आप बाद में ये बोलो कि मार्केट तो सकता है। आपकी वो नॉलेज पे भी डिपेंड करता है कि आप कैसे उसके अंदर काम कर रहे हैं, कैसे नहीं। और एक पैटर्न देखा गया है कि हर 4 से 5 साल में मार्केट बिल्कुल नीचे गिर जाती है, ये पैटर्न क्या चीज़ है? मार्केट की सर साइकिल्स होती है, बुल साइकिल, बियर साइकिल, कंसोलिडेशन साइकिल। ये साइकिल हर 7 से 10 साल में कंप्लीट होती है। एंड लास्ट टाइम बियर मार्केट आई थी में, इनको हुए हो गए 5 साल। अब आगे आने वाले 2 साल में बियर मार्केट आने ही वाली है। टू बी ऑनेस्ट अभी चल ही रही है बियर मार्केट। तो नेक्स्ट इम्पैक्ट क्या आने वाला है शेयर मार्केट पे? अब इम्पैक्ट तो सर टेक्निकल एनालिसिस में इंडिकेटर्स बता ही देंगे। एंड जो इंडिकेटर्स की बात होती है इतनी, अब एआई भी इंडिकेटर्स देने लगा है, क्या एआई के इंडिकेटर्स सेफ है? एआई के इंडिकेटर्स हैं, डिपेंड करता है उनके पास डाटा क्या उठा रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है डिलेड पब्लिक डाटा, मोस्टली जो एआई आजकल चैटबॉट्स या फिर जो भी चल रहे हैं ये डिलेड डाटा, मतलब कि एक पुराना हुआ डाटा को यूज़ करके अपने जो बनाते हैं। तो अभी इंडियन मार्केट में तो इतना इनका चलन हुआ नहीं है, फ़ॉरेन मतलब क्रिप्टो करेंसी जो मार्केट्स हैं उनके अंदर काफ़ी चल रहे हैं, पर्टिकुलर जो कि वहाँ पे आप $500 डाल के वो अपने आप अपना कमीशन काट लेते हैं, आपके ट्रेड करते रहते हैं आपके फंड से, और मतलब जो भी आपके रिटर्न्स है मतलब कि थोड़ा बहुत सेफ वो प्रोवाइड करते हैं। बट इंडियन मार्केट में अभी इतना नहीं है। आर्बिट्राज हाउस, ये लोग कैसे काम करते हैं? ऐसा भी कहा जाता है कोई पाइपलाइन होती है, इनको रेट थोड़ा पहले पता लग जाते हैं मार्केट के, ये क्या सच है?
आर्बिट्राज हाउसेस तो मोस्टली आर्बिट्राजेस में काम करते हैं कि जैसे कि जो भी आपने बताया था पहले हमने डिस्कस किया है कि एनएससी और बीएससी में जो शेयर्स के प्राइस में डिफरेंस होता है थोड़ा सा, तो वो तो उनमें करते हैं कि एक इक्वल लाने के लिए, तो उनका तो मतलब क्या होता है कि शॉर्ट प्रॉफिट कमाना है, छोटा सा पैसा छोटे उसमें, पर उनके पास बल्क क्वांटिटी होती है तो अपने रिटर्न्स वो जनरेट करते हैं उसके थ्रू। बाकी वैसे अभी आपने सुना होगा कुछ टाइम पहले ही एक एनएससी एल्गो स्कैम हुआ है, जिसे एनएससी को लोकेशन स्कैम हुआ था, बताते हैं बोलते हैं इसी चीज़ को। तो उसके अंदर क्या था कि एनएससी ने अपनी ही बिल्डिंग में जो मतलब कि को लोकेशन का मतलब है कि ब्रोकर्स को भी अलाउ कर दिया कि वो अपने सर्वर्स प्लेस कर सकते हैं, एंड वहाँ से डाटा जो जाता है वो टिक बाय टिक मेथड से जाता है, मतलब कि फर्स्ट सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन इस टाइप से। एंड तो ये भी एक काफ़ी बड़ा 1000 ऑफ करोड़ में स्कैम हुआ है कि वहाँ पर जो बैठ रहे थे बंदे, उन लोगों को डाटा पहले मिल रहा था जनरल पब्लिक से। यस, तो ये चीज़ भी इजीली हमारे मार्केट को घुमा सकते हैं कहीं भी। तो न्यू इन्वेस्टर जो मार्केट में आना चाहते हैं, चाहे वो एसआईपी में चाहे गोल्ड इन्वेस्टमेंट में, आपकी आज की मार्केट को लेकर उनके लिए क्या राय होगी? स्टार्ट तो करना चाहिए सर नॉलेज लेने से। सबसे पहले नॉलेज लीजिए फाइनेंशियल एनालिसिस की, टेक्निकल एनालिसिस की, उसके बाद वो शेयर मार्केट में आए तो बेहतर रहेगा। गुड। अगर नॉलेज नहीं है, पैसा है, सिर्फ पैसे को काम पे लगाना है और आपको कुछ अपना काम बिजनेस संभालना है, तो उसके लिए एसआईपीज़ एंड ही म्यूचुअल safe फंड्स सेफ़ है और सही है। ये जो टैरिफ वॉर यूएस एंड चाइना के बीच में चल रहा है, इसका क्या मतलब है? देखिए टैरिफ वॉर क्या है कि सबसे पहले हमें समझना होगा टैरिफ्स क्या होते हैं। टैरिफ्स होते हैं टैक्सेस जो कि गवर्नमेंट इम्पोज करती है किसी भी प्रोडक्ट को जो कि हम हमारी कंट्री में इंपोर्ट कर रहे हैं, या कुछ कई बार अगर कि हमें अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं कोई प्रोडक्ट, कुछ ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, उसे रोकने के लिए हम कई बार एक्सटर्नल मेजर्स लगाते हैं ताकि वो थोड़ा सा कॉस्टली हो जाए। ठीक है, पर आज के जियोपॉलिटिकल सिनेरियो को देख के हम सिर्फ इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स को ही कंसिडर करेंगे फॉर द सेक ऑफ दिस कन्वर्जेशन, मतलब इस बातचीत को लेकर। तो टैरिफ्स में हम क्या करते हैं, हम टैक्स लगाया गवर्नमेंट ने इस पर्पस से कि हमने टैक्स लगा के उस प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ा दी है, उस महंगा हो गया वो जो प्रोडक्ट आ रहा था। इससे क्या होगा, इससे हम अपनी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उनको प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए बाहर से कोई प्रोडक्ट आ रहा है, वो इस रेट पे बेच रहे हैं कि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ की वो कॉस्ट भी नहीं पड़ पा रहा है। तो फिर इससे हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री वो एक टाइम के बाद कर ही नहीं पाएंगी वो टैकल उनको, और वो कोलैप्स कर जाएंगी। तो ये एक मेजर है गवर्नमेंट के पास जिसके इस्तेमाल से गवर्नमेंट अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, अब जो टैरिफ वॉर की बात हमें चल रही है, जैसे कि आपने बोला यूएस और चाइना के बारे में, तो इसका बहुत मेजर इम्पैक्ट है। अगर आप रीसेंट न्यूज़ भी देखें कि एप्पल अपनी जो पूरी प्रोडक्शन लाइन है वो चाइना से शिफ्ट करके इंडिया लेकर आ रहा है, सोच रहा है वो इसी चक्कर में ही। अब सबसे एक जो मेजर इम्पैक्ट जो पड़ता है अगर आप कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से देखें तो वो इन्फ्लेशन पे पड़ता है। इन्फ्लेशन ये कि मान लीजिए अगर गवर्नमेंट, इनमें से ये दोनों बड़े प्लेयर्स हैं, ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, मतलब कि इंडिया के दोनों बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, बट मेजर ट्रेडिंग प्लेयर्स हैं वर्ल्ड स्टेज के ऊपर। तो अब जैसे सेमीकंडक्टर चिप्स हम लेते हैं, अगर कोई ऐसा क्रिटिकल कंपोनेंट है जैसे सेमीकंडक्टर चिप्स, इस पे अगर आप टैरिफ लगाते हो तो आपने एक तरीके से इन्फ्लेशन ही बढ़ा दिया है। क्यों? क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप्स का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में भी हो रहा है, आपकी ऑटो इंडस्ट्री में भी हो रहा है, तो सब जगह जी आपकी काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में उसका इस्तेमाल है। तो उससे क्या है कि आपकी एक कॉस्ट बढ़ जाएगी हर चीज़ की, और अब अल्टीमेट जो जिसके ऊपर प्रेशर पड़ता है वो तो कंज्यूमर्स ही होते हैं कि रेट बढ़ने के। अब जैसे और दूसरा जो इसका फ़र्क जो देखने को मिलता है हमें, वो है ग्लोबल सप्लाई लाइन डिस्ट्रप्शन। इसमें क्या है कि हर एक कोई भी बिजनेसमैन है या कुछ भी है तो उसकी हर एक सेट कैलकुलेशन रहती है कि मेरी यहाँ से मैं मंगा रहा हूँ, मेरे को इतने रुपए में ये चीज़ पड़ रही है, ठीक है, अब इस चीज़ पर मैं इतना वैल्यू ऐड कर रहा हूँ और इस वाई अमाउंट में मैं बेच रहा हूँ उसको। अगर उस पे टैरिफ पड़ के तो उसकी तो पूरी कैलकुलेशन ही पूरी चेंज हो गई है। तो उस वजह से उस वजह से उसे क्या करना पड़ता है कि अपने पूरे प्लांट कोई दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ता है ताकि वो उनसे बच पाए, अपने इसको कर पाए। तो इसका काफ़ी एक मेजर इम्पैक्ट पड़ता है वर्ल्ड इकोनॉमी पे। एंड जो इस टाइम पे यूएसए और चाइना में चल रहा है कि ट्रेड वॉर और टैरिफ वॉर टाइप में भी बोल सकते हो आप इसको, काफ़ी ग्लोबली इसका इम्पैक्ट पड़ने लग रहा है। थैंक यू मिस्टर नवनीत एंड मिस्टर उमेश, आपने आज बहुत अच्छी नॉलेज शेयर की हमारे व्यूअर्स के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।